हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए, हमने पंचायती राज में अध्याय 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अध्याय 9 देखेंगे, जिसका शीर्षक है कराधान एवं दावों की वसूली। फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि इस अध्याय के धाराओं से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, परंतु इसके टर्म्स को जानना करके हम ये अध्याय कंप्लीट करें। चलिए देखते हैं अध्याय 9, कराधान एवं दावों की वसूली। ठीक है, धारा 74 से 83 तक। ठीक, देखते धारा 74 क्या बोलता है। भूमि पर उपकर उद्ग्रहण की शक्ति, मतलब किसी भी भूमि को अगर पट्टे में दिया गया है या भूमि लगानी हो, उसमें क्या करेगा, उपकर। उपकर मतलब एक्स्ट्रा कर लेगा ना। इसकी शक्ति किसके पास है? पंचायत के पास। पंचायत इन द सेंस ग्राम पंचायत के पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट, खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। संपत्ति का अंतरण मतलब क्या होता है? नाम ट्रांसफर करना। अगर एक संपत्ति किसी के नाम पर है, उसे दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने क्या कहलाता है? संपत्ति अंतरण। उस पर शुल्क कौन लेगा? जनपद लेगा, है ना। खंड इन द सेंस क्या होता है? जनपद। ठीक, फिर देखते हैं जिला पंचायत राज की निधि। ये एक्चुअल में जिला पंचायत की तरफ से ज्यादा टैक्स नहीं लगते, जैसे कि कुछ शुल्क लगते हैं, परंतु जिला पंचायत राज में निधि कहां से आते हैं? राज्य शासन से। राज्य शासन से आते हैं। ये राज्य शासन का निधि है, जिसको हम लोग बाद में वितरित करते हैं, जनपद में, गांव में करके हमको बांटता है। ठीक है, नेक्स्ट 76 का रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। इसको थोड़ा जानते हैं। जो भी रकम हमारे पास किससे उत्पन्न होते हैं? उपकर से। उपकर मतलब एक्स्ट्रा टैक्स से। जो टैक्स का पैसा है वो किसके पास रहेगा? पंचायत के पास। जनपद के टैक्स का पैसा जनपद के पास, जिला के टैक्स का पैसा जिला के पास। लेकिन जो एक्स्ट्रा कर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपकर, सरचार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, सरचार्ज, उसका वितरण कैसा होगा? 25% के अनुपात में। मतलब 25% जनपद रखेगा, सॉरी जिला रखेगा, फिर 25 जनपद और 25 कौन रखेगा? ग्राम रखेगा। एक्स्ट्रा की बात है भाई, जो मेन कर उसको नहीं रखेगा। ठीक है, अन्य कर। अन्य कर मतलब जैसे कि समय समय पर लगाए जाने वाला कर। मेला हो जाता है, 7 दिन 8 दिन का मेला, तो मेला पर लगने वाला कर अन्य कर कहलाता है। रास्ता है, रास्ता पर अगर नया निर्माण होता है तो नव निर्माण पर कर होता है। ठीक, फिर क्या बोला है? करों का विनियमन करने की शक्ति राज्य सरकार। मतलब ये कि अगर आपको लगता है एक रोड के लिए अगर 10 रुपए वसूल रहा है, वो अगर ज्यादा है, तो उसको विनियमित कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। कराधान के विरुद्ध अपील, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कराधान के विरुद्ध अपील कैसे रहेगा? जो भी अन्य कर रहेंगे ना, जो भी अन्य टैक्स रहेंगे, उसके खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं। तो गांव में किसके पास करेंगे? अगर गांव में कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज ले रहे हैं ना, उसको कौन करेगा? एसडीएम के पास अपील करेंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। और जनपद में अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर स्लैश कलेक्टर। ठीक है, मतलब अन्य कर के खिलाफ ही जो भी हमको अगर अपील करना है तो क्या करेंगे? एसडीएम के पास, और मतलब गांव में एसडीएम के पास, जनपद में अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर के पास। धारा 80 बोलता है बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। अच्छा, ठेके पर क्यों दिया जाता है किसी चीज को? चाहते तो ग्राम पंचायत खुद क्या कर सकता है? उसका रेगुलेशन कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, उसको चला सकते हैं। परंतु यदि ठेके पर दिया जाता है तो ठेके में एक मुश्त पैसा आता है। एक मुश्त पैसा किसमें हो जाता है? गांव की निधि में, जनपद की निधि में और जिला पंचायत की निधि में समर्पित हो जाता है, जमा हो जाता है। इस कारण क्या किया जाता है? ठेके पर दिया जाता है। बकाया की वसूली, अगर कहीं किसी जमीन को क्या दिया गया है? लीज पर दिया गया है, और उसका बकाया वसूली नहीं हो रहा है, तो इसकी वसूली कैसे करेंगे? भू राजस्व अधिनियम 1959 के तहत जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब जो नॉर्मल बकाया रहेगा, जो नॉर्मल टैक्स रहेगा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? भू राजस्व मान लेंगे। ठीक है, अपवंचन के लिए शास्ति। अपवंचन का मतलब क्या होता है? अपवंचन का मतलब होता है चोरी से बचना या टैक्स चोरी करना या छुपाना, मान सकते उसको, छुपाना या बचना। ठीक है, तो इससे बचने पर क्या मिलेगा आपको? शास्ति मिलेगी। शास्ति इन द सेंस, शास्ति मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, शास्ति मतलब पेनाल्टी, पेनाल्टी या जुर्माना। ये संवैधानिक शब्द है, इसको जानना चाहिए हमको।
तो अपवंचन के लिए शास्ति तय कौन करेगा? राज्य सरकार तय करेगा। नेक्स्ट है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, इसमें लाइन में कुछ समझाने लायक नहीं है। अगर कोई गांव अभी अभी विकसित हो रहा है, वहां टैक्स अगर ज्यादा लगता है या गांव के लिए या तो जिला के लिए, जनपद के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार इसको टैक्स में या कर में क्या कर सकते हैं? राहत दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इस अध्याय में केवल इतने, ज्यादा कुछ रटने का नहीं, बस अन्य कर आपको याद रखना 77 में है करके। इससे बचने के लिए एक चीज देखते हैं, अपील किसके किसके पास करेंगे? गांव में एसडीएम के पास, जनपद में अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर के पास। ठीक है, चलिए अध्याय 11 का साथ में विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 से लेकर पूरे 8 तक 9 तक क्या किए, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है नियंत्रण, जो धारा 84 से 94 तक उल्लेखित। ठीक है, अध्याय 10 का नाम है नियंत्रण। चलिए इसमें धारा 84 देखते हैं। धारा 84 बोलता है पंचायत के कार्यों का निरीक्षण। पंचायत के कार्य मतलब जिला पंचायत के कार्य, जनपद पंचायत के कार्य और ग्राम पंचायत के कार्य। तो इनके कार्य का निरीक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार के आदेश पर अधिकारी या विधि प्राधिकारी के आदेश पर अन्य अधिकारी। ठीक है, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षणकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि निरीक्षण में त्रुटि पाई गई या क्षति पा गई। तो अगर जिला पंचायत में क्षति पाई गई तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? सभी सदस्य करेंगे, इंक्लूडिंग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जनपद में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। गांव में कौन करेगा? सरपंच और पंच। क्योंकि यदि सरपंच कोई कार्य करा है और उसमें वो क्या कर रहे हैं? गबन कर रहे हैं, खानगी निकाल रहे हैं, तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? पंच की है, सदस्यों की। ठीक है, अगर पंच सदस्य अपने कार्य नहीं करते तो क्या होगा? फिर से उनको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 85 आदेशों का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति। आदेशों का निलंबन मतलब अगर ग्राम पंचायत ने कोई आदेश दिया है, जनपद ने कोई आदेश दिया है, जिला ने कोई आदेश दिया है, उस आदेश को निलंबन कौन करेगा? तो निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? ग्राम के आदेश को निलंबन करेगा एसडीएम, जनपद के आदेश को कलेक्टर, जिला के आदेश को आयुक्त क्या करेगा? निलंबित करेगा। निलंबित क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है उसका आदेश किसी आम लोगों के धन की हानि करता है, पंचायत की निधि का हानि करता है, पंचायत के लोगों की सुरक्षा की हानि करता है, क्या करेगा? आदेशों का निष्पादन, मतलब निष्पादन को क्या करेगा? निलंबित करेगा। ठीक है, लेकिन एक बार उस आदेश की जांच करने के पश्चात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 86 कतिपय मामलों में पंचायत के संक्रमणों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति। कतिपय मतलब कुछ, कतिपय मतलब कुछ, तो कुछ मामलों में पंचायत के संक्रमण मतलब पंचायत का कार्य है ना, को कंप्लीट, निष्पादन मतलब कंप्लीट। तो कुछ मामलों में पंचायत के कार्य को कंप्लीट करने का आदेश कौन देगा? राज्य सरकार देगा। ऐसी किसकी पास शक्ति है? राज्य सरकार की शक्ति है। हो सकता है कि अगर कोई स्कूल निर्माण करना है या भवन निर्माण करना है या किसी और चीज में राज्य सरकार आदेश देता है कि आप अमुक तारीख तक या 10 तारीख तक, 5 तारीख तक, जो भी तारीख तक आप उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट देखते हैं धारा 87। धारा 87 में लिखा है व्यतिक्रम, शक्ति का दुरुपयोग आदि के लिए पंचायत को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। व्यतिक्रम, शक्ति का दुरुपयोग आदि के लिए पंचायत को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसका मतलब होता है व्यतिक्रम मतलब मनमानी। यदि कोई व्यक्ति मनमानी करता है, मतलब यदि कोई पंचायत का व्यक्ति मनमानी करता है, अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है, या स्वयं पंचायत अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, कैसे? या तो जिला का आदेश नहीं मानेगा, जनपद का आदेश नहीं मानेगा, विधि प्राधिकारी का आदेश नहीं मानेगा, और क्या नहीं करेगा? राज्य सरकार के आदेश, अगर आदेश की अवहेलना करेगा तो क्या करेगा? राज्य सरकार उस पंचायत को विघटित करेगा और विघटित करने के पश्चात पुनः नया पंचायत या उपचुनाव के पश्चात एक नया पदाधिकारी की गठन करेगा। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि सभी पदाधिकारी को क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा, सॉरी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 पंचायत की कार्यकलापों की जांच करना। कौन करेगा? पंचायती कार्यकलापों की जांच। यहाँ पे हमारे अधिनियम में लिखा है कि कलेक्टर, यदि कलेक्टर ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच के लिए किसी को नियुक्त करेगा तो वह अधिकारी क्लास 2 श्रेणी से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो वह क्लास 2 श्रेणी से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर गांव के क्लास 2 रहेगा
तो मान लीजिए जनपद के क्लास 1 और जिला के लिए उससे भी बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 89 हानि दुरुपयोजन के लिए पंच आदि का दायित्व। मतलब अगर किसी भी समय पंचायत की किसी चीज के धन का हानि, सुरक्षा का हानि या अन्य हानि होता है, इसके लिए इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? पंच, सरपंच एवं सदस्य खुद करेंगे। ये सेम टू सेम आपको मान के चलिए धारा 84 के क्षतिपूर्ति के बराबर है। धारा 90 पंचायतों पर अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। ये प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, देखते हैं इसको। पंचायत मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत प्लस ग्राम पंचायत, अगर इनके बीच विवाद होता है इसका निपटारा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। एक्चुअली यहाँ पर राज्य सरकार स्वयं नहीं करेगी, विहित प्राधिकारी के अधिकार के आधार पर करेगी। अगर गांव है और नगरीय निकाय है, गांव और नगरीय निकाय, इसको कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ग्राम पंचायत प्लस छावनी बोर्ड, ग्राम पंचायत प्लस छावनी बोर्ड, इनके बीच अगर विवाद हो उसका निपटारा कौन करेगा? राज्य सरकार। परंतु राज्य सरकार करेगा, परंतु कैसे? केंद्र के आदेशानुसार, केंद्र के आदेशानुसार, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए जो छावनी बोर्ड है सैनिकों के लिए रहता है और ये किसके अधीन रहता है? केंद्र के अधीन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपील और पुनरीक्षण। अब अपील हम क्यों करते हैं? यदि कोई आदेश हमें हमारे हित का नहीं लगता या जिससे लोगों के लिए हानि होती है, वो क्या है, उस आदेश के खिलाफ हम लोग अपील करते हैं। तो उसको देखते हैं, यदि ग्राम पंचायत ऐसा कोई आदेश निकालता है जिससे लोगों की हानि हो या आम जनधन की हानि हो, उसका अपील हम लोग किसके पास करेंगे? एसडीएम या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास करेंगे। एसडीएम में कोई आदेश है तो उसके लिए अपील ग्राम पंचायत किसके पास करेगा? कलेक्टर के पास करेगा या जिलाधीश के पास करेगा। सेम टू सेम अगर जनपद के लिए कोई आदेश है उसके लिए हम लोग अपील जिलाधीश के पास करेंगे। जिलाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ होगा? आयुक्त के पास होगा। मतलब जनपद करेगा, जिला पंचायत है इसके आदेश के खिलाफ हम अपील करेंगे आयुक्त के पास, लेकिन आयुक्त अगर कोई आदेश देता है तो जिला पंचायत को, तो ये किसके पास जाएगा? राज्य शासन के पास जाएगा, ठीक है। चलिए धारा 92 देखते हैं, अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूलने की शक्ति। इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के तहत भू राजस्व जैसा वसूला जाता है उसी प्रकार अभिलेख को, वस्तु को वापस या धन वसूला जाता है। जैसे कि किसी जमीन को हम लीज पर दिए हैं, उस लीज में दिए गए जमीन का हम क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। तो टैक्स कैसे लेंगे? भू राजस्व संहिता के आधार पर। धारा 93 देखते हैं, शक्तियों को प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन मतलब सौंपा जाना। राज्य सरकार कुछ शक्तियां जिला पंचायत को, कुछ जनपद को, कुछ क्या करेगी? ग्राम पंचायत को सौंप सकती है, परंतु यह पूर्णकालिक नहीं है, यह अल्पकालिक रहेगी। इन शक्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकता है, ये क्या कहलाता है? शक्तियों का प्रत्यायोजन। फिर नेक्स्ट 94 नियंत्रण की साधारण शक्ति। नियंत्रण की साधारण शक्ति किसके पास रहेगी? राज्य सरकार के पास। अब देखिए राज्य सरकार अगर पूरे राज्य को नियंत्रित करता है तो किसकी सहायता से करता है? प्रशासनिक तंत्र की सहायता से, मंत्रियों की सहायता से और आम आदमी की सहायता से। आम आदमी इन द सेंस की जनता की सहायता से, है ना। जनता भी अपील करती है कि हमारे जो अधिकारी वो क्या बोला जा सकता है, अनियंत्रित है या इनका कार्य गलत है, ये सब मान के चलिए कि नियंत्रण करने की शक्ति हो सकती है किसके पास है? राज्य सरकार के पास। ये आपका कंप्लीट होता है अध्याय 10। चलिए अब देखिएगा अध्याय 11। अध्याय 11 में लिखा गया है नियम और उपविधियां, जो लिखा गया है धारा 95 से 97, नियम एवं उपविधियां। तो धारा 95 देखते हैं, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो क्या है? विधायिका। विधायिका मतलब नियम, विधान बनाने वाले क्या होते हैं? विधायिका, ठीक है। उपविधि, उपविधि थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993, ये क्या है? आपका नियम है या अधिनियम है, लेकिन उसका फॉलो या उसका हर कोई क्या कर सकता है? अनुसरण नहीं कर सकता या उसको निभाने में असक्षम, ठीक है। तो असक्षम के लिए एक रियायत पूर्ण, रियायत थोड़ा सा सॉफ्ट करके, कानून को थोड़ा सा लचीला करके क्या किया जाता है? उपविधि बनाया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं,
मानते हैं एक नहर का टैक्स पर डे हमको 10 रुपये पटाना है, एक नहर का टैक्स पर डे 10 रुपये पटाना है, परंतु कोई एक व्यक्ति है समारोह नाम का, वो पर डे 10 रुपये नहीं पटा सकता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसके आर्थिक स्थिति को सामने रखकर उसके टैक्स को क्या कर देंगे लोग 8 रुपया या 5 रुपये करेंगे। ये क्या कहलाता है? उपविधि। मतलब मान के चलिए वो विधि मान तो रहता है, जितनी उसकी शक्ति उतना वो मान रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उपविधि। तो इसी उपविधि मतलब नियम को पूर्ण रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत माने, ये प्रत्येक राज्य में है, इसको फॉलो करके क्या किया गया है? आदर्श मॉडल उपविधि। मतलब जहां पे विधि लागू ना हो वहां पे क्या करेंगे? उपविधि लागू करेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक आपका अध्याय 10 और अध्याय 11 कंप्लीट होता है। अध्याय 10 और 11 से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने अध्याय को देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से आखिर तक बनते आए। कॉन्सेप्ट पूरा बनने के पश्चात ये अध्याय 10 और 11 आपको समझ आएंगे। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी शिकायत हो या कोई भी कमेंट है, कोई भी चीज समझ रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।